तो आज के क्लास में हम लोग टेस्ट 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी के मतलब पॉइंट्स ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड द वेट एवरेज मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली बाय। कौन कौन सा मेथड होता है जिससे हम ये दोनों मासेस को फाइंड आउट करते हैं? तो दो मेथड्स, इन सभी के चार टाइप के टोटल मॉलिक्यूलर मासेस को हम लोगों ने देखा था, और इन दोनों के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम ऑस्मोमेट्री मेथड से फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उसको स्कैटरिंग मेथड से, लाइट स्कैटरिंग मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेट करने जैसा तो कुछ था नहीं, तो याद करने वाला ही क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड एट एनी टाइम in any stepwise condensation polymerization second order reaction is। क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन? ब्लर तो नहीं हो रहा सर? बीबी पे थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। अच्छा, वो फोकस हटने की वजह से होगा। चलिए, अभी दिख रहा है ना क्लियर? जी सर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड एट टाइम इन एनी स्टेपवाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बेसिस पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना था इस वाले क्वेश्चन में? फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था? x अपॉन a नॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। ठीक है, तो उसी चीज को बस कैलकुलेशन करना था यहाँ पे, तो उस चीज को देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि उस क्वेश्चन में बोल ही दिया गया था कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये रेट लॉ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। KT इज इक्वल्स टू क्या होता है? KT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नॉट। ठीक है, यही होता है 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नॉट। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता है। तो इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सटेंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसका चाहिए? x अपॉन A नॉट का वैल्यू चाहिए। इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड, है ना? इसके बारे में हम लोग पॉलीमराइजेशन में पढ़े थे, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन और ये फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड को x अपॉन A नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो x कहाँ पे है उस चीज को पहले लाना पड़ेगा, है ना? तो x कहाँ से निकल करके आता है? AT से निकल करके आता है। तो AT इज इक्वल्स टू, हम रिएक्शन लिखते हैं, आपको याद होगा कि A जो होगा मतलब एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जैसे कन्वर्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम t पे, एक पर्टिकुलर टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन को A नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता था और इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता था। एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पे इसका जो कंसंट्रेशन है उसको AT से रिप्रेजेंट किया जाता था, और ये जो AT है वो बराबर किसके होता था? A नॉट माइनस x के बराबर होता था। अगर A नॉट माइनस x इसको रिप्रेजेंट करेंगे एट टाइम t में, तो यहाँ पे बनेगा कितना प्रोडक्ट? x अमाउंट ही बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे AT को। ठीक है, AT को A नॉट माइनस x से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए हम AT के प्लेस में A नॉट माइनस x को रिप्लेस करेंगे। तो KT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A नॉट माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन A नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, 1 अपॉन A नॉट हो जाएगा। अब फिर 1 अपॉन A नॉट माइनस x, मुझे x एक साइड में चाहिए, इक्वेशन के एक साइड में चाहिए, तो फिर मैं x वाला जो टर्म है उसको एक साइड में रखता हूँ और बाकी सभी को एक तरफ लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसको, ये तो प्लस में है ही, प्लस में ही चाहिए मुझे वैल्यू, तो ये तो प्लस में है ही, तो इसको मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन A नॉट माइनस x इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस में था इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो KT प्लस 1 अपॉन A नॉट, यही हो जाएगा, है ना? इस तरीके से। अब क्योंकि x ऊपर की तरफ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। इसको इन्वर्स करने से पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना? सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन्वर्स करेंगे। ठीक, 1 अपॉन
ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू के टी, ए नॉट इंटू के टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट होगा, है ना। एलसीएम अगर ए नॉट लेते हैं तो, एलसीएम अगर ए नॉट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, उसके बाद क्या किया जाएगा, ए नॉट को हम कॉमन, ए नॉट को कॉमन ना निकाल कर, इसको पहले तो मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि इसको ये ऊपर की तरफ आना चाहिए ना, एक्स जो है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो फिर मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स है तो ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये ए नॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये सभी, ये दोनों ही नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से ए नॉट के टी प्लस 1, है ना, हो गया ये। उसके बाद फिर ये एक्स चाहिए हम लोगों को, एक्स चाहिए हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, एक्स को बस एक तरफ रखेंगे, एक्स अपॉन ए नॉट चाहिए ना ओवरऑल, तो एक्स तो ऊपर में चाहिए ही है, तो फिर एक्स को, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में लेकर के आना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये एक्स जो कि नेगेटिव में था तो इस तरफ जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाला टर्म पूरा जो कि पॉजिटिव में है इस तरफ आने के बाद नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल x इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट के टी प्लस 1, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। यस। उसके बाद क्या करना है, मुझे नीचे में ए नॉट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से ए नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू ए नॉट कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बच क्या जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा। अब इस ए नॉट को मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूं, तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू दिस। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं हम। ठीक, क्या है, 1 के टर्म्स में है सभी, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस के टी ए नॉट बोला जा रहा है, 1 प्लस ऐसा कुछ है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस के टी ए नॉट, तो ऐसा ऑप्शन सी के रेस्पेक्ट में जाते हैं, ऑप्शन सी के रेस्पेक्ट में क्या है, के टी ए नॉट अपॉन 1 प्लस के टी ए नॉट ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो वैसे ही आ जाएगा। देखते हैं एक बार सॉल्व करके आगे, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो देखिए इसको फर्दर जैसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीटली इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रख सकता हूँ -1, ऐसा करके लिखेंगे। ठीक है, यस सर। तो x अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट के टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, +1 -1 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, बच गया ए नॉट के टी अपॉन, बचा क्या है, ए नॉट के टी अपॉन ए नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन में है, ए नॉट के टी डिवाइड बाई ए नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नॉट के टी डिवाइड बाई ए नॉट के टी प्लस 1, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बार बार हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टैगर्ड कंफर्मेशन इथेन का जो होता है उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D3D होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द मॉलिक्यूल दैट हैज एन S6 सिमेट्री एलिमेंट। S6 सिमेट्री एलिमेंट किसके पास हो सकता है? जिसके पास C3 हो। ठीक है, हाँ बोलिए सर। SF6 के पास S6 सिमेट्री एलिमेंट किसके पास हो सकता है? जिसके पास C3 हो, है ना, वही बोला ना। सर ठीक है, हाँ बोलिए। SF6 में तीनों बॉन्ड को ऊपर तरफ और तीनों बॉन्ड को नीचे तरफ वाला है ना ये? हाँ हाँ, ये दो सिमेट्री एलिमेंट लगते हैं इसमें। एक बार एस हम लोग C6 लगाएंगे, एक बार C6 लगाएंगे। C3 एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होता है, लेकिन उसमें जो सिग्मा एच है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो S6 होता है ना, S6 ये बराबर होता है C6 इंटू परपेंडिकुलर प्लेन के। ठीक है, परपेंडिकुलर सिग्मा ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को देखना है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है S6 सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, सिग्मा एच यहाँ सिग्मा एच से इसका रिलेशन नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन से इसका रिलेशन है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि S6 कौन से सिमेट्री, S6 का जो सिमेट्री एलिमेंट है वो किसमें लगाया जा सकता है? उसमें लगा सकते हैं हम लोग जिसमें C3 एक्सेस प्रेजेंट हो। ठीक है, D2H6 में C3 एक्सेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। CH4 में होता है, PH3 में C3 एक्सेस भी C3 एक्सेस, PH5 में C3 एक्सेस होता है और SF6 में ये C3 एक्सेस होता है। बट अगर आप देखेंगे तो CH4 में कौन सा एक्सेस प्रेजेंट होता है? S4 सिमेट्री एलिमेंट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, S4 प्रेजेंट होता है। वैसे SF6 में ये ऑक्टाहेड्रल शेप का है, तो SF6 में आप देखेंगे S6 को लगाया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली में हम लोगों को सिमेट्री एलिमेंट लगा करके देखना पड़ेगा। जैसे PH5 है, PH5 में अगर आप सिमेट्री एलिमेंट लगा करके देखेंगे तो ये लगेगा नहीं। कौन सा वाला? S6 वाला। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए S6 को आप कहां से लगा सकते हैं? S6 को आप सिर्फ यहां से लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहीं पे C3 एक्सेस है, तो C3 एक्सेस से अगर रोटेशन करेंगे तो इसका S6 में कितना डिग्री रोटेशन? 60 डिग्री का रोटेशन जाएगा। 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं परपेंडिकुलर प्लेन लगाऊंगा तो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन लोगों का पोजीशंस डिफरेंट पोजीशंस पे आएंगे, ये सभी हाइड्रोजन्स। तो S6 एक्सिस तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ना ही CH4 में प्रेजेंट है। SF6 में हम लोगों ने देखा आपका हेड्रो मॉलिक्यूल में कि S6 प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट ग्रुप, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? आप सबसे पहले तो एक्सेस देखिए। एक्सेस किस तरीके से देखेंगे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जेड एक्सिस में आपको देखने मिलेगा C2 एक्सेस, जेड एक्सिस से आपको C2 एक्सेस देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको वाई एक्सिस से भी C2, एक्स एक्सिस से भी C2 एक्सेस देखने को मिलेगा, और वैसे ही वाई एक्सिस से भी, मतलब यहाँ पे से जैसे मैं प्लेन को डालता हूँ, मतलब एक्सिस को डालता हूँ, तो आपको ये वाला एक्स यहाँ पे आते हुए दिखेगा और ये वाला एक्स यहाँ पे, वैसे ही ये दोनों एक्स आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो टोटल C2 एक्सिस टोटल कितने हैं? 3 C2 एक्सिस हैं। तो पॉइंट ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा, और प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या है? 2 है, तो D2 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी प्लेन रहेगा, वो जो भी वर्टिकल प्लेन रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे। तो डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे तो फिर डी हो जाएगा, तो डी टू डी इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मोलर मास एज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू K m टू द पावर अल्फा है वो,
द एम्पेरिकल कांस्टेंट के एंड ए आर डिपेंडेंट ऑन, आपके नोट्स में है ये पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक इन पॉलीमर्स वेयर एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स आर 10, 50 और 100। आपको पता है कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है? यस सर, नहीं सर। बताइए। तो लिंकिंग एवरेज का फॉर्मूला लगने वाला, हाँ 1/1 माइनस पी का फॉर्मूला। लिंकिंग एवरेज को के एवरेज ऐसे करके रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग नोट्स में, के एवरेज इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस पी। ठीक है, 1/1 माइनस पी। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज को शो करता है, और ये क्या है, लिंकिंग एवरेज को शो करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो पहले तो इस इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करिए सो दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज को फाइंड आउट किया जा सके। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ और लिंकिंग एवरेज को यहाँ पे लेकर के आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी 1/k एवरेज। ठीक है, ये हुआ। मुझे P चाहिए, तो P चाहिए तो P क्या पॉजिटिव वैल्यू में ही चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए तो नेगेटिव में है, यहाँ पे इस तरफ लेकर के जाता हूँ तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेकर के आता हूँ तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनेगा, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/KA। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसी फॉर्मूला में हम लोगों को इनके वैल्यूज को पुट करने हैं। लिंकिंग एवरेज के वैल्यूज दिए गए हैं 10, 50 और 100, 10, 50 और 100 दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज क्या होगा इन तीनों के लिए, 1, 2 और 3 के लिए। तो देखिए सभी में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले वाले में, फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 क्या लिखेंगे, 10 1/10 लिखेंगे। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो P इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के लिए 1 माइनस 1/10 लिखेंगे। सेकेंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/50, और थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/100। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए आपको वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, 0.99, 0.98, 0.90, मतलब हर एक वैल्यूज एकदम सेम तो नहीं दिया गया है कहीं पे भी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेम तो आने नहीं वाला। अब आप सिर्फ इतना गैस करिए, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बताइए कि इन सभी में से सबसे छोटा वैल्यू किसका आने वाला है, सबसे छोटा वैल्यू किसका आने वाला है? सर पहले वाले का, पहले वाले का सबसे छोटा वैल्यू आने वाला है कि पहले वाले का सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा? पूरा कैलकुलेट करने के बाद ना, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद। सर पहले वाले का ज्यादा वैल्यू आएगा सर, ये थर्ड वाले का कम आएगा। तो इसको कैसे देखा जाता है एक बार देखिएगा। देखिए किस तरीके से देखा जाता है, 10 को ना 10 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे 50 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 100 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो 10 से जब 1 को डिवाइड करूंगा और 100 से जब 1 को डिवाइड करूंगा, तो इन दोनों में छोटा वैल्यू किसका आएगा, इन दोनों में ही छोटा वैल्यू किसका आएगा, 100 का, 100 वाले का तीसरे सबसे, नंबर क्योंकि 1 का 100th पार्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का 10th पार्ट किया जा रहा है, तो छोटा वैल्यू यहीं पे आने वाला है ना सबसे। यस अगर छोटा वैल्यू सबसे यहाँ पे आए, सबसे छोटा वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा, तो 1 से मैं सबसे छोटे वैल्यू को यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में छोटे वैल्यू को यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ, क्योंकि माइनस तो मुझे सभी में 1 से ही करना है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो 1 से ही मैं छोटे वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 से ही मैं बड़े वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। तो बताइए इन दोनों में से बड़ा वैल्यू ओवरऑल कौन कैरी करेगा? 1/10। 1/10। क्यों? देखिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे 1/10 का वैल्यू 1/10 का वैल्यू
0.1 है, ठीक है, और 1/100 का वैल्यू 0.01 है, ठीक है। अब मुझे 1 से ही माइनस करना है, 1 से मैं माइनस कर रहा हूं 0.1 को, और मैं 1 से माइनस कर रहा हूं 0.01 को। ये छोटा वैल्यू है ना, बहुत छोटा वैल्यू है, और ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है। तो आप ये बताइए कि ये ओवरऑल माइनस होकर के इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन कैरी करेगा? मतलब नीचे बड़ा वाला वैल्यू सर। किसका है? फर्स्ट वाला। नीचे वाले का बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, नीचे वाले का, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा माइन्यूट सा बस मैं घटा रहा हूँ, बस बहुत छोटे से नंबर से इसको कम कर रहा हूँ। इसके कंपैरिजन में ये वाला नंबर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो 1 से ही सेम अमाउंट से ही मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, बट कंपैरेटिवली इससे ज्यादा डिक्रीज कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू छोटा आता है और इसका वैल्यू बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू सबसे बड़ा होने वाला है, उसके बाद इसका वैल्यू होगा, उसके बाद फिर इसका वैल्यू होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में ये सबसे बड़ा वैल्यू हम लोगों को देखना है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन कौन से वैल्यूज दिए गए हैं? 90 दिया गया है, 98 दिया है, 99 दिया गया है। तो सबसे बड़ा वैल्यू 99 वाला है, तो 99 वाला ये दोनों में दिख रहा है। उसके बाद फिर 99 से छोटा वैल्यू कौन सा हुआ? 98 वाला, तो ये वाला 98 यहाँ पे दिख रहा है और 90 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अब डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। सर चलिए आगे बढ़, हाँ बोलिए। ये जो माइनस कर रहे थे अभी, इसमें पहले इसका पहले वो निकाल लेना है क्या सर? 1/100, 1/10 और 1/50 का, उसके बेस पे निकालना है क्या इसको? हाँ, जो कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है ना हमारा, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/k, ये फॉर्मूला है हमारा, के भी ये वाला फॉर्मूला है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर 1 से माइनस कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप 1 माइनस 10 का बस एग्जांपल देता हूँ, तो इसको इस तरीके से 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे भी मैथमेटिक्स लगा करके, माइनस ही तो करना है बस। सर इसका 0.9 बता रहा है क्या? तो ये वाला वैल्यू आएगा ना, 0.90। 0.90 जी हो जाएगा, जी है जी, ना। ठीक सर। चेक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट, अब बताइए इसको सॉल्व किए क्या? सिंपल सा था। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट, इसमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को बस मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से लिखा जाता है? समेशन ऑफ NI MI डिवाइड बाई समेशन ऑफ NI, ऐसे करके लिखते हैं, यस ठीक सर। है। दूसरा, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को समेशन ऑफ NI MI का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NI MI लिखते हैं, ठीक। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना था ये वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाता? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू समेशन ऑफ NI MI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ NI is equals to summation of multiply summation of NI MI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ NI MI, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाते हैं और ये समेशन ऑफ NI ऊपर की तरफ चले जाता, तो इनवर्स में हो जाता। तो उसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। बोर्ड ना बीच में बहुत ज्यादा साइन कर रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। जब लिखते रहते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा साइन करते हैं। अच्छा ऐसा है? तो देखिए, हाँ ठीक है, ओवरऑल फिर मैं दिखा दूंगा लास्ट में। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ है, उसको ऊपर की तरफ अगर हम लोग ले करके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो समेशन ऑफ NI को बस n के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो n इनवर्स लिख दिया गया,
और समेशन ऑफ NI MI का स्क्वायर कर दिया। तो ये इसका आंसर था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ये था, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला वो था, बस उसको मल्टीप्लाई किया गया है और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कट रहा था उसको काट दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, thermosetting resins are hard and infusible but can be remolded, plasticizers act as a, तो देखिए अब मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया कि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जो हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, बट आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी इंक्लूड किए थे। ठीक है, तो आप देखिए जो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, एक काइनेटिक चेन पॉलीमर चेन लेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कंटूर लेंथ जिसको मैक्सिमम लेंथ बोला जाता था पॉलीमर का, और दूसरा चीज ये होमोपॉलीमर वाला, ये 11th-12th का टॉपिक है। अ पॉलीमर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स बोल रहा है, इज नोन एज होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर किसको बोला जाता है? नाम से ये समझ में आ रहा है, होमो मतलब सेम, तो सेम टाइप का मोनोमर होगा तब होमोपॉलीमर बोलेंगे। इसमें मिक्सचर बोल रहा है तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ऑप्शन पिक करना है हम लोगों को जिसमें ऑप्शन डी हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी किसमें है? ऑप्शन डी यहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे है। दूसरा चीज हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन इज कॉल्ड कंटूर लेंथ। ठीक है, जो कि सही बात है, और हम लोगों को ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें ऑप्शन सी ना हो, क्योंकि ये क्या है? ये सही ऑप्शन है हमारा। हम लोगों को पिक कौन सा करना है? रॉन्ग ऑप्शन। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ऑप्शन सी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ऑप्शन सी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर जिस भी टॉपिक का स्टडी हम लोगों ने किया है, तो उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कि सारे टॉपिक्स आपने कवर ना किए हों, बट ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 एमिट्स। तो हमने देखा था कार्बन 14 में बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एट T osmotic pressure pi of a series of dilute polymeric solutions of varying concentration C was measured. A plot of reduced osmotic pressure बोला जाता है pi upon C को on y axis versus C on x axis. Gave a straight line with a slope A and intercept B. The number average molecular weight is equal to, ठीक है, जहां पे R जो है गैस कांस्टेंट है, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो फॉर्मूला क्या है? पाई बाई सी इज इक्वल्स टू RT अपॉन M प्लस BCRT या फिर BRTC अपॉन M का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोगों ने प्लॉट किया था। ठीक, यस। यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कहलाता था और ये वाला पोर्शन स्लोप कहलाता था। ठीक है, तो इंटरसेप्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है? बी बोला गया है। तो हम लिख सकते हैं RT अपॉन M। यहाँ पे इसको हम लोगों ने किस में पढ़ा था? ऑस्मोमेट्री मेथड में पढ़ा था, या फिर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तब पढ़ा था। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरसेप्ट है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा बी के। तो आप बताइए कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो यहाँ पे चले जाएगा, तो वो क्या जाएगा? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू RT अपॉन बी के बराबर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, RT अपॉन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मास इन अ टिपिकल पॉलीमर सैंपल इज शोन बिलो। तो एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में मॉलिक्यूलर क्या है?
हाँ, वेट फ्रैक्शंस दिया गया है, वेट फ्रैक्शंस दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। वेट फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ग्राफ बनाया गया है। तो आप अगर देख सकते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट को शो कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। बोलने का मतलब सी का वेट सबसे ज्यादा है, फिर बी का वेट है, उसके बाद फिर ए का वेट है। ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था, टोटल 4 टाइप के मॉलिक्यूलर मासेस पढ़े थे। एक तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास था, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास था और जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास था और सर विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर। हाँ ये हाँ पॉलीडिस्पर्सिटी बोलिए, इंडेक्स, क्या बोले? पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स वाला। कहाँ निकल गया क्या वो क्वेश्चन? अभी तो नहीं आया सर, नहीं वही है। वाला। नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर मासेस का पूछा गया है कि कौन सा ए बी सी में से कौन कौन से मॉलिक्यूलर मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर एवरेज कौन कर रहा है, विस्कोसिटी एवरेज कौन कर रहा है, ऐसा करके। ठीक है, जी सर। तो इसमें देखिए वही चीज बता रहा हूँ कि ये जो वेट मॉलिक्यूलर मास को ना एक्स एक्सिस में शो किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लग रहा है। ठीक है, सी जो है उसका वेट सबसे ज्यादा, फिर बी का वेट ज्यादा होगा, फिर ए का वेट ज्यादा होगा। अब सी, बी और ए, इन तीनों में से एक एक जो है वो नंबर एवरेज को शो कर रहा है, एक जो है वेट एवरेज को शो कर रहा है और एक जो है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास को शो कर रहा है। तो हमें बताना है कि कौन कौन जो है वो किसको किसको शो कर रहा है ऐसा करके। ठीक है, तो हमने इसको देखा था कि हाँ, तो हमने क्या देखा था कि जो न्यूमेरिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके बेसिस पे ही इनके मासेस वो रहते हैं, मतलब मासेस का भी ऑर्डर वैसे ही रहता है। तो जेड सबसे लास्ट में आता है तो इसका मास सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, यस। एन सबसे पहले आता है तो एन वाला उसे वो रहेगा, मतलब सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें ए जो रहेगा वो सबसे कम है। ठीक है, ए जो है वो सबसे कम है, ए जो है वो सबसे कम होना चाहिए। तो ए जो सबसे कम है उसमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को आना चाहिए, तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहीं पे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही जेड वाला हो गया, इसका ऑर्डर क्या है उसी को लिख लेते हैं। जेड पहले आया, फिर वी आएगा ना, फिर डब्ल्यू, फिर उसके बाद एन। ठीक, तो जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले आएगा, जेड वाला तो है नहीं ऑप्शन में। फिर उसके बाद वी आएगा, तो वी सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद डब्ल्यू आया, फिर उसके बाद एन आया। तो ऑप्शन सही तो लिखिए, कैसे गलत लिखिए, वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू पहले चलिए। आएगा ना, ये डब्ल्यू पहले आएगा यहाँ पे, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आता है, एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जेड पहले आया, फिर डब्ल्यू आया, फिर वी आया, फिर एन आया। तो जेड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, फिर डब्ल्यू का होगा, फिर वी का होगा, फिर एन का होगा। ठीक है, तो जेड वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा, मतलब सी वाला जो है वो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को शो कर रहा है। तो सी वाला वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी में ही बस ऐसा है देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही रहेगा करेक्ट आंसर। बाकी आप बाकी सबसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वी आना चाहिए, तो वी आ गया, उसके बाद फिर एन आना चाहिए, इसलिए एन आ गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे याद कर लीजिए, मैं क्लासेस के टाइम में भी बताया था। ठीक है, जेड का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर वेट का रहता है, फिर विस्कोसिटी का होता है, फिर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास सबसे कम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, फॉर द मोनोडिस्पर्स पॉलीमर बोलने का मतलब पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू उसका 1 आना चाहिए। द नंबर एवरेज मोलर मास एंड द वेट एवरेज मोलर मास आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू।
तो इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से हो ऐसा पूछ रहा है। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला VDI, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है। इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। अब 1 कब आएगा, जब दोनों ही एक दूसरे के बराबर रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो 1 से कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसलिए वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर होना चाहिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के, तब जाकर के पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू 1 आता है, और इसको क्या बोला जाता है, मोनोडिस्पर्स पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, नेट का ही क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड फॉर अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आर रिलेटेड टू। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है विद दिस ब्रैकेट, ठीक, n इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस p। हाँ लिंक एवरेज वाला, हाँ, लिंकिंग एवरेज, ये फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड इसी को बोला जाता था, लिंकिंग एवरेज को, ठीक। मतलब यहाँ पे लिंकिंग एवरेज जो है और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये दोनों सेम ही था, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड और ये जो p का वैल्यू है इसको क्या बोल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज और फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड ये दोनों सेम था, इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस किए थे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और ये लिंकिंग एवरेज ये दोनों ही सेम था, इसका फॉर्मूला इसी तरीके से बनता था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस p। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद ही था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन मॉलिक्यूल, इसके बारे में भी डिस्कस किया था क्या? यस सर। प्रोपाइन 3 कार्बन का चेन, ठीक है, एक में डबल बॉन्ड आ गया और इसमें H, यहाँ पे क्योंकि ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। हाँ क्या बोले, अमोनिया के जैसे, अमोनिया की जैसे ये भी मतलब ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे से C3 एक्सिस शो करेगा, C3 एक्सिस यहाँ पे से शो करेगा, C3 एक्सिस शो किया और वर्टिकल प्लेन 3 रुक जाएंगे एक एक हाइड्रोजन से, तो C3V इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल क्वेश्चन थे यहाँ पे। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसको सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। ट्राइक्लिनिक सिस्टम सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है, बोलने का मतलब उसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेगा। कौन सा सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेगा बताइए तो, ट्राइक्लिनिक सिस्टम? हाँ C1 है ना, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस एक भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन है, SF4 मॉलिक्यूल है, इसमें बोला क्या गया है, बस क्वेश्चन को लंबा बना दिया गया है और कुछ नहीं। द लो टेम्परेचर माइनस 98 डिग्री सेल्सियस FNMR spectrum of SF4 shows doublet of triplet, ठीक है, it is consistent with the point group symmetry। इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में पूछना था कि पॉइंट ग्रुप क्या है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत, बस ये क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए बस पूछ दिया गया है। कुछ लोग यहीं पे अगर NMR नहीं पढ़े रहते तो यहीं पे से क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, इनकेस अगर ऑप्शन नहीं देखते, तो जल्दी में क्वेश्चन ही इतने सारे होते हैं, तो फिर जल्दी में छूट जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ पॉइंट ग्रुप पूछा गया था। पॉइंट ग्रुप आपको पता है सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, इसका सीसॉ स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऐसे है ना, यहाँ पे से C2 एक्सिस जाता है, X एक्सिस से C2 एक्सिस जाएगा, C2 एक्सिस जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इससे रिप्लेस होगा, ये वाला फ्लोरीन इससे रिप्लेस होगा, ठीक है। C2 एक्सिस के अलावा और कोई भी सा एक्सिस नहीं लगेगा किसी भी डायरेक्शन से, मतलब XYZ डायरेक्शन कहीं से भी और कोई एक्सिस लगने वाला नहीं है। इसके बाद फिर प्लेन्स जाते हैं, एक तो ऐसे चले जाएगा और एक ऐसे चले जाएगा, ठीक है, दोनों ही वर्टिकल प्लेन्स रहते हैं।
तो दोनों ही वर्टिकल प्लेन्स रहेगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2B। ठीक है, इसको डिस्कस किए थे बहुत बार, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको भी हमने डिस्कस किया था। द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है इसका सिमेट्री पॉइंट ग्रुप पूछा गया है। ठीक है, ये अलीन टाइप का मॉलिक्यूल है। देखिए 3 कार्बन है ऐसे करके। ठीक है, अलीन कैसे दिखता था? अलीन में दोनों ही हाइड्रोजन्स रहते थे, दोनों ही हाइड्रोजन्स रहते थे। अगर दोनों हाइड्रोजन्स रहता था, मैंने अलीन पॉइंट ग्रुप को सिमेट्री वाला जो वेबसाइट था उसमें से आपको अलीन की सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाए थे। हाँ बोलिए। मोस्ट स्टेबल बोल रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म। हाँ, ट्रांसफॉर्म। वैसे देखा जाएगा तो ट्रांस ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द प्लेन है ना। लेकिन सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सीस से तो। नहीं बिल्कुल, बट इसमें ट्रांस और सिस कैसे ही बोलेंगे ना आप। अगर ये प्लेन में है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे प्लेन में है, ये वाले हाइड्रोजन का डिस्टेंस इससे सेम है, जितना डिस्टेंस ये इन दोनों का है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों का है। यस सर। है ना? ट्रांसिस हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं? जब मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर रहता है। आपने देखा होगा कि ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, और जो प्लेन में रहते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लेन में रहते हैं उसमें हम लोग सिस ट्रांस के बारे में, सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, खैर ये देखिए मैं ये बता रहा था कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स अलीन वाले केस में क्या रहता है? सेम रहता था। और अलीन का सिमेट्री एलिमेंट हम लोगों ने उस वेबसाइट से देखा है, तो हमने देखा कि दो जो C2 एक्सिस है वो यहाँ से जाता है ऐसा करके। ठीक है, और एक C2 एक्सिस यहाँ से जाता है। जो यूनिक टाइप का C2 एक्सिस रहता है उसी को हम लोग एज अ प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो इसमें इसको एज अ प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किया गया था। ठीक है, और अलीन मॉलिक्यूल में यहाँ पे C2 एक्सिस और दो यहाँ पे से C2 एक्सिस, तो पॉइंट ग्रुप स्टार्ट हुआ था उसमें D2 से, और क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं था, जो भी प्लेन था वर्टिकल था, इसलिए D2D इसका पॉइंट ग्रुप था। बट यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया है कि हाइड्रोजन की जगह पे एक एक हाइड्रोजन की जगह में क्लोरीन को लगा दिया गया है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन के प्लेस में क्लोरीन को लगा दिया गया है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है, बस चेंजेस यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया। तो यहाँ पे जो दो C2 एक्सेस पास होता था वो अब सिर्फ एक ही C2 एक्सेस पास हो पाता है। ठीक है, एक ही C2 एक्सेस बस पास हो पाता है, और ये C2 एक्सेस ये वाले हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करता है, वैसे ही क्लोरीन और क्लोरीन को रिप्लेस करता है। इसके अलावा आप ना ही यहाँ पे से C2 एक्सेस लगा सकते हैं, ना ही ऊपर से एक मतलब इस तरफ से कोई और C2 एक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, और ना ही इसमें कोई प्लेन लगने वाला है, क्योंकि अगर प्लेन लगाते हैं तो ये दोनों एटम तो कट जाएंगे, बट ये दोनों आपस में रिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ C2 सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलेगा हम लोग को, तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप C2 होगा। ठीक है, CN पॉइंट ग्रुप के अंदर में आता है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, तो क्या बोल सकते हैं हम? क्या होगा आंसर? 1 2 3 4 क्या होना चाहिए? 4। 4 क्यों? CN एक्सेस है ना इसमें, CN है, CN है ये, तो ये क्या हो जाएगा? N नंबर ऑफ ऑर्डर होता है इसका, जो भी इसका प्रिंसिपल एक्सेस ऑर्डर ऑफ एक्सेस रहेगा उतना ही ऑर्डर रहता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए, द रिएक्शन रेट ऑफ द सेल्फ कैटलाइज्ड polyesterification reaction is given as this: if M is the initial concentration of hydroxyl and carboxyl monomers, then the degree of polymerization N is given by। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोगों को बताना है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या था, पता है क्या, याद है क्या? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता था, N से रिप्रेजेंट किया जाता था इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर में, और इसको ये एक्चुअल, हाँ बोलिए।
ये फ्लोरिस कूज इक्वेशन वाला है। फ्लोरिस एक इक्वेशन होता है सर। अच्छा, फ्लोरिस कोहेन इक्वेशन। यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। ये डायरेक्टली काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोगों को निकालना है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो n का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a0/80 के बराबर होता है। हमने देखा था a0/80 के बराबर होता है ना, पढ़ा है हमने इसके बारे में, याद है क्या, बताइए। a0/80 के बराबर ही होता है ना। ठीक, जी सर। अब हम लोगों को देखना ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर का है। आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ओवरऑल, आपको सेकेंड पता ऑर्डर। होगा। सेकंड ऑर्डर है। एक बार ध्यान से इक्वेशन को, रेट इक्वेशन को देखिए ध्यान से, और आप बताइए कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए। इसको देखिए और बताइए कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए। देखिए 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 और 2 कितना हो गया, 2 + 1 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो उसको क्या होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आप जानते होंगे, KT = 1/n - 1 1/AT to the power n - 1 minus 1/A0 to the power n - 1। यही होता है ना एक जनरल इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में। ठीक, अब यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है कि वो 3 के बराबर है, तो 3 को पुट कर देते हैं भाई यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब 3 - 1 2। ठीक है, तो 1/AT to the power 2 minus 1/A0 to the power 2, ऐसे ही करेंगे। यस सर। ठीक है, A0 to the power 2 इस तरीके से। अब हम लोगों को क्या लेकर के आना है, हम लोगों को लेकर के आना है A0/AT का वैल्यू। ठीक है, A0/AT का वैल्यू हम लोगों को लेकर के आना है। फिलहाल के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, AT की साइड में 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तब जा करके मुझे A0/AT का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इससे मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है उसको अलग से लिखूंगा, मतलब एक साइड में इसको लिखूंगा और बाकी सारी जो भी चीजें आ रही हैं उसको अलग तरफ सेपरेटली लिख दूंगा। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको एक तरफ लिखूंगा और बाकी सारी चीजें जो भी जिस तरीके से अरेंज होंगी वो उसको एक तरफ लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 को पहले इस तरफ लिखते हैं, तो 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये वाला इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 2KT = 2KT = this, ऐसा हो जाएगा ना। देखिए यस सर। 2KT = 1/AT to the power 2 minus 1/A0 to the power 2, यही होगा। अब मुझे इस इक्वेशन को बनाना कैसा है, बनाना इस तरीके से है कि ऊपर में A0 आ जाए, A0/AT करना है ना मुझे, तो A0 आ जाए। तो अब यहाँ पे AT to the power, मतलब AT to the power 2 है या फिर AT का स्क्वायर है, तो मैं लेकर के भी आता हूँ A0 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ जाए मुझे। अगर मैं रूट ओवर लगाऊं तो दोनों ही एक साथ, स्क्वायर जो है वो एक साथ हट जाए इसका। ठीक है, इसलिए मैं A0 को लेकर के आ रहा हूँ, A0 के स्क्वायर को लेकर के आ रहा हूँ। अगर मैं A0 का स्क्वायर को यहाँ पे से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, A0 स्क्वायर को इस तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी A0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये वाला हो क्या जाएगा, 2KT A0 का स्क्वायर = A0 का स्क्वायर अपॉन AT का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर और A0 का स्क्वायर। डायरेक्टली इसको 1 लिख दूं क्या, बताइए तो, डायरेक्टली इसको 1 लिख दूं क्या। ठीक है, A0 का स्क्वायर अपॉन A0 का स्क्वायर,
तो ये 1 हो जाए। अब देखिए ये जो है ए नॉट का स्क्वायर अपॉन ए टी का स्क्वायर, इसको ओवरऑल, ये दोनों में ही स्क्वायर है तो ओवरऑल करके मैं स्क्वायर कर देता हूँ उसको, ठीक है, वैसे भी तो कर Yes, सकता हूँ ना। तो Yes, ये sir. क्या हो जाएगा, देखिए 2kt ए नॉट का स्क्वायर, 2kt ए नॉट का स्क्वायर। अब मुझे क्या है, इससे काम है, इससे काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ, माइनस में था प्लस में हो जाए, +1। अब क्योंकि ए नॉट अपॉन ए टी दोनों में ही स्क्वायर है, तो ए नॉट अपॉन ए टी लिख करके होल में स्क्वायर कर देता हूँ, ए नॉट अपॉन ए टी लिख करके ओवरऑल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। अब ए नॉट अपॉन ए टी का वैल्यू क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बराबर, तो मैं क्या करता हूं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt ए नॉट का स्क्वायर +1। तो देखिए तो ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ए नॉट का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए नॉट का स्क्वायर kt +1, ऐसा कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, Yes, sir. देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ऑप्शन सी ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ए नॉट की जगह में एम को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन एम को लेना था ऐसा करके बोला गया था, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल काइनेटिक्स में जैसे ले रहे थे वैसे ही ले लिए, हालांकि आपको पता है कि ये जो है वो एम है, ठीक है, तो एम से रिप्लेस कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है पॉइंट ग्रुप जो ऑब्टेन होगा अगर आप सिमेट्री एलिमेंट C4 और सिग्मा H को मिला देंगे तो कौन सा पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन होगा। ऑब्वियस सी बात है, दो ही सिमेट्री एलिमेंट को मिला रहे हैं हम लोग, एक तो C4 और दूसरा सिग्मा H, ये दोनों को मिला देंगे तो ये C4 का C4 हो गया और सिग्मा H का H हो गया, तो ओवरऑल पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C4H, तो C4H इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मॉलिक्यूल दैट पोसेस S4 सिमेट्री एलिमेंट, तो आपको पता है S4 सिमेट्री एलिमेंट अलीन में देखने को मिलता है, इतना कुछ डिस्कशन करने जैसा है नहीं इसमें, अलीन में हम लोगों ने S4 देखा भी था, ठीक है, पता है ना सबको अलीन में होता है। अलीन में किस तरीके से आप देखें हैं कि अलीन का स्ट्रक्चर अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये ऐसे, यहाँ पे से ऐसे H, ये H, ठीक है, ये तो यहाँ पे से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे से आपको C4 देखने को मिल जाएगा, C4 मतलब C4 से रोटेशन करेंगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा, उसके बाद फिर इसका परपेंडिकुलर प्लेन डालना पड़ता है यहाँ से, तो ये जस्ट रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, तो अलीन में ही देखने को मिलता है हम लोगों को C4 सिमेट्री, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप दैट आर एसोसिएटेड विद ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा कौन सा पेयर ऑफ पॉइंट ग्रुप्स हैं जो कि सिर्फ हम लोगों को पोलर मॉलिक्यूल्स में ही देखने को मिलते हैं, ऐसा करके पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन वाइज चलते हैं हम लोग, एक एक ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे C2V बोला गया है और यहाँ पे D∞H बोला गया है, D∞H एक ऐसा पॉइंट ग्रुप है जो कि लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए लगता है, और ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अगर आपको मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कोई भी ऐसा एक मॉलिक्यूल एज्यूम कर लीजिए, अब इतना सारा पॉइंट ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा है तो आपको कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल तो याद आ ही जाएगा, जैसे D∞H पॉइंट ग्रुप से आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल याद आ रहा होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल याद आ रहा होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल याद आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको पता होंगे D∞H पॉइंट ग्रुप पे, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल था, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो बताइए ये सभी मॉलिक्यूल क्या पोलर मॉलिक्यूल हैं, नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज, यस सर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाइए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है C3V से आपको अमोनिया याद आता होगा डायरेक्टली,
ठीक है, आपने पॉइंट ग्रुप पढ़ा है तो C3V से डायरेक्टली अमोनिया याद आना भी चाहिए। और अगर आपने इतना सारा पॉइंट ग्रुप पढ़ा है तो सबसे पहला पॉइंट ग्रुप तो बार बार हमने C3V में अमोनिया को ही डिस्कस किया था। अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है क्या, बताइए? नहीं। है ना, पोलर मॉलिक्यूल तो है, कैसे नहीं है, ये तो है, ऐसे रहता है ना, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या डाइपोल पिरामिडल मोमेंट शेप का रहता है पता इसका, लगा? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू रहता है ना इसका, इसका अपर डायरेक्शन भी इस तरफ जाएगा, यस सर। ठीक है, इसका वैल्यू रहता है। तो C3V पॉइंट ग्रुप से अमोनिया मॉलिक्यूल का, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों को पूछा गया है ओनली पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना है। अब देखिए C2H पॉइंट ग्रुप से कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखिए जो कि नॉन पोलर होता हो। C2H से आपको याद आना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसको भी यस हम सर। लोगों ने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप देखेंगे कि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी, ये वाला भी, दोनों ही पॉइंट ग्रुप, मतलब उसमें से एक पॉइंट ग्रुप का पोलर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, पर दूसरा वाला पॉइंट ग्रुप नहीं है। वैसे ही D2H में और TD में, TD एक आइडियल ज्योमेट्री है, इसका वो डाइपोल मोमेंट होता नहीं, डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, तो पोलर मॉलिक्यूल के कैटेगरी में भी आएगा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो ये C∞V और C2V टाइप के जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होते हैं। तो C∞V में कौन आ जाएगा, HCl आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, HCl आ जाएगा, ठीक है, HBr आ जाएगा, या फिर और भी कोई भी से पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब और भी से कोई भी से लीनियर मॉलिक्यूल जिनका डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिल करके वो बने हुए हैं। वैसे C2V का सबसे मतलब कॉमन वाटर मॉलिक्यूल भी कॉमन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये सभी, ये जो ऑप्शन डी है जिसमें C2V और C∞V पॉइंट ग्रुप आ रहा है, ये ऐसे पॉइंट ग्रुप्स हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला चलिए, सेट का है। सेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन पोसेस S4 एक्सेस। तो S4 एक्सेस आपने देखा था कि इसमें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिला था CH4 में। तो CH इसमें से देख लीजिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। अब आपको पता ही है ये सभी बेसिक से स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिक से स्ट्रक्चर्स बोलने का मतलब ये SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव का वेस्पर थ्योरी से या फिर N का वैल्यू निकाल करके इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, आपको पता चलेगा कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे BF3 का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। BF3 का ट्रायगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर। तो ट्रायगोनल प्लेनर में आप S4 देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। C2H2 क्या है, C2H2 ये लीनियर स्ट्रक्चर है। इसका क्या होगा पॉइंट ग्रुप, D∞H। D∞H में आप S4 देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, ये वाला भी ऑप्शन गलत। और CO2 मॉलिक्यूल भी D∞H पॉइंट ग्रुप के अंदर में आएगा, जिसमें आपको S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको C4 एक्सिस देखने को मिल जाता है, S4 एक्सिस देखने को मिल जाता है, तो इसलिए SO4 जिसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है वही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। CH4 में भी आपका S4 देखने को मिलता है ना, मीथेन मॉलिक्यूल में S4 देखने को मिलता है ना, तो वही सेम चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए द पॉलीमर सॉल्यूशन कंटेन 50। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसे GPC बोला जाता है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है इसको, या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये दोनों ही इसका नाम है। इसमें एक कॉलम रहता है, ठीक है, ये एक कॉलम रहता है। एक्चुअल में ये वाला जो टेक्निक है GPC टेक्निक, मॉलिक्यूलर वेट को, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक कॉलम है, इस कॉलम में ये पोरस जेल्स होते हैं, मतलब एक स्टेशनरी फेस होगा,
मैं बना देता हूँ पहले पूरा डायग्राम को। एक बार और देखिए, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। इस टेक्निक से हम लोग जो हायर मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर हैं और जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से हायर मास का है कौन से लोअर मास का है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी फेस जिसको पोरस बीड बोला गया है, या फिर ये एक तरीके का जेल ही है। तो इस जेल में इस एल्यूटेंट को डाला जाएगा, मतलब इस सॉल्यूशन को, हमारे सैंपल के सॉल्यूशन को डाला जाएगा जिसमें पॉलीमर कंटेंट है। ठीक है, ये सभी पॉलीमर है। तो पॉलीमर का एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें हायर मास का भी पॉलीमर है और लोअर मास का भी पॉलीमर है। तो हायर मास का जो पॉलीमर है, क्योंकि बड़ा साइज होने की वजह से इन लोग बीट के अंदर फंस नहीं पाते, तो इन लोग क्या होंगे, ये जल्दी से एक रास्ता बना करके पहले ही निकल जाएगा इस कॉलम से। जो छोटे मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, उन लोग क्या होते हैं, इस बीड के पोर्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का पाथ लंबा हो जाता है, और पाथ लंबा होने की वजह से इन लोग बहुत देरी से निकलते हैं बाहर, इस कॉलम से बहुत देरी से बाहर निकलते हैं। तो पहले बड़े साइज का मॉलिक्यूल बाहर निकला, बिग मॉलिक्यूल, और बाद में कौन से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकले, स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जा सकता है, या फिर बड़े हायर मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर और लोअर मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से सेपरेट किया जा सकता है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। द पॉलीमर सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 10 to the power 5 into 10 to the power 5 एंड 50% ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 10 to the power 3। तो देख लीजिए इन दोनों में हायर मॉलिक्यूलर मास कौन है, ये वाला हायर मॉलिक्यूलर मास किसका है, इसका है। ठीक है, और इसका लोअर मॉलिक्यूलर मास है। was injected in GPC column, polymer of molecular weight 5 into 10 to the power 5 was eluted first। तो इसका एल्यूशन पहले होता है, जो कि हैवियर मास का है या फिर जो बड़े साइज का है उसका एल्यूशन पहले हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन बताया गया है, द पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 5 into 10 to the power 5 due to its large size does not enter into all the pores of GPC column and hence eluted first। तो यहाँ पे इसका रीजन दिया गया। तो बताइए ये दोनों ही चीजें, एक तो असर्शन और रीजन, दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रीजन मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था यहाँ पे। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आया ये वाला चीज? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखिए फिर से ये स्टेटमेंट बेस्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जीपीसी मेजरमेंट। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं पॉलीमर का। दूसरा चीज, द रेशियो एम, ये इसमें बताया था मैंने क्लास के दौरान कि कभी कभी ना वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को एमएम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, इसको भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, और तीसरा चीज, द मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑस्मोमेट्री मेजरमेंट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही इसका सही था, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन अ सैंपल इफ द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू द कार्बन 12 इज हाफ ऑफ व्हाट इट शुड बी, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स हैव बीन पास्ड। तो इसमें बोला गया है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 का इनिशियल के कंपैरिजन में सिर्फ अगर आधा बचता है तो कितना हाफ लाइफ पास हो चुका है ऐसा करके। तो ये जो रेडियो एक्टिव वाला डिसइंटीग्रेशन वाला जो टेक्निक है वो कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे होता है इसका, kT इज इक्वल्स टू 2.303 log A0 अपॉन 80 से। इसको मैंने बताया था, है ना, ये क्या बताया था कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ऐसा मॉडिफाई हो जाता है। हम लोग हालांकि यहाँ पे रेशियोज को लेते हैं
कार्बन 14 और कार्बन 12 के रेशियोज को लेते हैं, बट कार्बन 12 जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होता, जो कि चेंज नहीं होता उसका कंसंट्रेशन, तो ये दोनों ही क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक बार और लिख करके बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये ऐसा रहता है, इसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहता है, कार्बन 14 डिवाइड बाय कार्बन 12, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेज में। फिर उसके बाद कार्बन 14 और कार्बन 12, ये क्या है, एट टाइम टी पे, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन 12 का कंसंट्रेशन खत्म नहीं होने वाला, तो ये कार्बन 12 और कार्बन 12 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर कार्बन 14 बच गया, कार्बन 14 नीचे में बच गया, ये इनिशियल वाला और ये फाइनल वाला। तो इसका फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के कैसा हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14, ठीक है। हम लोगों को पूछा गया है कि कितना हाफ लाइफ पास हो चुका है ऐसा करके, तो बेसिकली टाइम पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग टाइम को निकालेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके, kT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, इनिशियल में मान लेते हैं कि 1 रहा होगा, फाइनल में क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, इन अ सैंपल इफ द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू द कार्बन 12 इज हाफ ऑफ व्हाट इट शुड बी, मतलब इनिशियल में जितना था उसका आधा हो गया। अगर मैं इनिशियल में 1 लेकर के चल रहा हूं तो फिर अभी के टाइम में वो कितना हो गया, आधा हो गया इसका, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/1/2 को मैं डायरेक्टली 2 लिख दूं क्या, ऐसे करके 2 ऐसे लिख सकता हूं ना ऐसे। तो log 2 हो गया, यहाँ पे log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010, 2.303 इंटू 0.3010, इसका वैल्यू कितना होता है 0.693, ठीक है। kT इज इक्वल्स टू, अब k को मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूं भाई, k को इस तरफ ले जाता हूं, तो ये t इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k के बराबर होता है। और आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ का जो वैल्यू होता है वो इसी के बराबर होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय k के। तो ये क्या हो गया, ये जो टाइम पीरियड है वो 1 t हाफ के बराबर है, टाइम पीरियड जो है वो 1 t हाफ के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो टाइम पास आउट हुआ है, कितना हाफ लाइफ पास हो गया है, सिर्फ एक हाफ लाइफ पास हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, bombardment of aluminium by alpha particle leads to its artificial disintegration into two ways, दो तरीके से आर्टिफिशियल इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, as shown in the product, as shown product x y z respectively are, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया होगा कि एल्यूमिनियम का बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल से किया जा रहा है, तो हो सकता है आपने आंसर गलत टिक कर दिया हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एल्यूमिनियम का बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल से किया जा रहा है। तो एल्यूमिनियम दिख रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, पहले तो एल्यूमिनियम को बम्बार्डमेंट कराइए, एल्यूमिनियम 27 है और 13 है नीचे में, इसका अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया गया, हीलियम 4 ऊपर में, नीचे में 2। अब इसमें प्रोडक्ट फर्स्ट वाले प्रोसेस में एक्स का वैल्यू पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि क्या होगा। फर्स्ट वाले प्रोसेस में क्या हुआ है, सिलिकॉन में बना है, सिलिकॉन बना है जिसका मास नंबर 30 है और एटॉमिक नंबर 14 है। तो इन दोनों को बस कैलकुलेट करना है, प्लस करके इतना वैल्यू आना चाहिए, इधर का जो भी वैल्यू है, ठीक। तो देखिए 27 और 4 कितना 31 होना चाहिए, तो 30 तो यहाँ पे हो गया, तो 1 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। 13 और 2 15 होना चाहिए, 14 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे और आना चाहिए, ठीक है, मतलब +1 यहाँ पे आना चाहिए। तो +1 और ऊपर में 1, तो कौन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है क्या, न्यूट्रॉन तो नहीं होता भाई, न्यूट्रॉन तो ऐसे करके शो करते हैं इसको, तो प्रोटॉन होता है। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन बस बचे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब एल्यूमिनियम का बॉम्बार्डमेंट सेकंड वाले प्रोसेस से इसे कराया गया है, अल्फा पार्टिकल से कराया गया है, तो ये ऊपर में 4 नीचे में 2, बचा क्या, फास्फोरस बन रहा है। फास्फोरस नीचे में 15 ऊपर में 30, मतलब एटॉमिक मास नंबर जो है वो 30 है और एटॉमिक नंबर 15 हो गया, प्लस Y बन रहा है। अब ये जो Y होगा वो किसके बराबर होगा, 27 + 4 31 होता है, कितना हो गया, ये 30 बस है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 13 + 2 15 होता है, तो 15 यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अब बताइए Y किसके बराबर होगा, Y जो होगा वो न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए,
अब इन दोनों में से हम लोगों को देखना है, एक में न्यूट्रॉन दिया गया है, एक में प्रोटॉन दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट वाले केस में पॉजिट्रॉन भी बनता है, तो पॉजिट्रॉन वाले में देख लीजिए, पॉजिट्रॉन वाले में नीचे की तरफ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है ना जी, यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोसेस में हुआ, सेकंड वाले प्रोसेस में हुआ, अब ये नॉर्मल रेडियो एक्टिव डिके है बस। तो इसमें क्या है, फास्फोरस 30 जो है सिलिकॉन 30 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 30 और 30 ये दोनों तो ठीक है, 15 जो है वो 14 में, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 किसका होता है, E0 पॉजिटिव 1, ये पॉजिट्रॉन होता है, तो ये पॉजिट्रॉन इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। Positron is emitted from sodium. The ratio of the atomic mass and atomic number of the resulting nuclide is. ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का एमिशन बस कराइए इसमें से। सोडियम है 23 है, हाँ, तो पॉजिट्रॉन का बस एमिशन करवाना है हम लोगों को। तो पॉजिट्रॉन का एमिशन बोलने का मतलब E1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, ये अच्छा पॉजिट्रॉन है ना, 1 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 23 हो गया। ठीक, तो हम लोगों को क्या बोला गया है, द मास, द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना आ रहा है 23, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 10, तो 23/10 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ। 28 हो गया, 29 देखिए, सोडियम इज मोर स्टेबल देन Na23 is the more stable isotope of sodium. Find out the process by which sodium 24 can undergo radioactive decay. तो सोडियम 24 को रेडियो एक्टिव डिके करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सोडियम जो है 11 तो 11 ही रहेगा, 24 जो है वो 23 में कन्वर्ट करना है इसको। तो सोडियम 11 है, 24 है, इसको 23 में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे 11 ही रहेगा, 23 रहेगा, यहाँ पे एक बस कम हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए x जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 है, तो बोलने का मतलब कौन सा होगा, कौन सा पार्टिकल होगा बताइए, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए सर? ऐसा कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, है ना, जी सर। न्यूट्रॉन होता है कि नहीं, है ना, ऐसे ही तो शो करता है न्यूट्रॉन को, मास नंबर 1 और इसका चार्ज जो भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। बट यहाँ पे ऑप्शन में न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा है, तो इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, न्यूट्रॉन जब नहीं रिलीज होता तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में। ठीक है, तो ये कैसे होगा, एक तो बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, और एक प्रोटॉन। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये बैलेंस हो गया, तो बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो बीटा पार्टिकल इसका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन। आप थ्योरी में देखिएगा, मैंने एक जगह ये वाला क्वेश्चन भी करवाया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाले में चलिए, 30th वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स accompanying the formation of xenon and strontium from the absorption of a slow neutron by uranium 235 followed by the nuclear fission is। न्यूक्लियर फ्यूजन किया जा रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मतलब न्यूट्रॉन के बॉम्बारमेंट किया जा रहा है इस यूरेनियम पे, तो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका इसमें बॉम्बारमेंट किया जाएगा, तो ये जेनॉन और स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इनके ऊपर के नंबर्स को बस प्लस करके देखिए, तो आपको वैल्यूज पता चल जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे दिखता है, न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है कैसे दिखता है, ऐसा करके दिखता है, 0 और ऊपर में 1। तो इसका जो भी न्यूट्रॉन अगर बॉम्बारमेंट करता है यूरेनियम के साथ, तो जो भी इसमें चेंजेस करेगा, यूरेनियम में चेंजेस करेगा, तो वो उसके मास नंबर से ही करेगा और किसी से कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो 235 है, 235 है, और यहाँ पे क्या है 235 जो है वो 1 किस में रहा है, 139 और 94। ठीक है, तो ये कितना हो गया 94, 3, 1, 10, 13, 1, 2, 233। तो देखिए 233 में कन्वर्जन होना है इसको, 233 सही तो लिखा मुझे,
हाँ, और इसको देखिए 54 8 8 4 12 2 5 6 7 8 9, ठीक है, ये तो चाहिए। 235 है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्लो न्यूट्रॉन बाय 235 इज, slow neutron by this, the number of neutrons accompanying the formation of xenon and strontium from the absorption of a slow moving neutron from uranium followed by the nuclear fission is, तो यहाँ पे दो न्यूट्रॉन का केस चल रहा है ना। देखते हैं ये वाले को, समझ में? सही है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है, क्योंकि अनस्टेबल आइसोटोप है, वो क्या करेगा, जेनॉन में और स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट होगा और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एमिशन करता है। यूरेनियम सबसे पहले हमने देखा था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक स्टेबल आइसोटोप होता है, इसका बॉम्बार्डमेंट होगा न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन आता है, इसको बॉम्बार्ड करता है। इसके बॉम्बार्डमेंट से होता ये है कि ये अनस्टेबल आइसोटोप में पहले तो कन्वर्ट होगा। अनस्टेबल आइसोटोप किसका है, ये कौन सा है, 235 वाला अनस्टेबल आइसोटोप है, 235 वाला इसका अनस्टेबल आइसोटोप है। फिर फर्दर बॉम्बार्डमेंट होने के बाद इसके दो प्रोसेस होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मिल जाता है इसको, तो ये जेनॉन और स्ट्रोंशियम में और भी बहुत सारे, सिर्फ जेनॉन और स्ट्रोंशियम में नहीं होता, और भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ये में कन्वर्जन होता है इसका, बट यहाँ पे जेनॉन और स्ट्रोंशियम को बताया गया है। तो जेनॉन और स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट होने के अलावा ये कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एमिट करेगा, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और एमिट करेगा, ठीक है। बस इसको इक्वेट बस करना था इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर, चलिए।